Dear students, welcome back to my channel. Today we will start one chapter from biology, that is genetics. In my knowledge, genetics is one of the versatile chapter of biology because genetics आजकल का दुनिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मैनी थिंग्स वी आर स्टडिंग बिकॉज जीन के वजह से जेनरेशन का बहुत सा चेंज होता है। इसीलिए जीन्स के बारे में जानना हमारा सबसे बेहतर चीज़ होता है जीन के बारे में जानने के लिए। सो फर्स्ट मैं बताता हूँ जेनेटिक्स जो पढ़ेंगे। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स और द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द हेरिडेटरी कैरेक्टर, फादर और मदर का कैरेक्टर जो बच्चों के पास ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस हमें जानकारी देता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। So the hereditary character that transmit from parents to offspring is known as heredity. The process of transmission of hereditary characters from parents to offspring is called heredity. The study of heredity is called genetics. तो ये जेनेटिक्स के बारे में हमें जो जानकारी देता है इससे कहा जाता है जीन। सो हम कभी कभी बोलते ये आदमी का जीन खराब होता है। जीन खराब मतलब ये शायद पापा मम्मी से वो जीन आता है। जीन मतलब वो पेरेंट्स से बच्चों के पास आता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे जीन्स क्या होता है। जीन्स जब हम पढ़ेंगे हम लोग का दिमाग में ये आना चाहिए क्रोमोसोम। हम लोग पढ़े हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर आर डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। इसका पहला वाला चैप्टर में हम पढ़े थे। सो डीएनए एक होता है, थ्रेड टाइप होता है, इसके साथ 8 हिस्टोन लोग इसके साथ कंबाइन रहता। सो डीएनए एंड हिस्टोन वो बनाता क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर से बनता है क्रोमोसोम। सो वो डीएनए का अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस में जीन्स रहता। ओके, सो फर्स्ट हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनता है किससे? क्रोमैटिन फाइबर से। क्रोमैटिन फाइबर फिर किससे बनता है? डीएनए एंड हिस्टोन। उसी डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो चीज़ रहता है उससे कहा जाता है जीन। ओके, सो जीन्स आर द स्पेसिफिक parts or segments of DNA. Genes are the specific parts or segments of DNA which transmits or which are responsible for the transmission of hereditary characters from parents to progeny or parents to offspring. Okay? कोई अगर तुम्हें पूछेगा जीन्स क्या होते हैं, तुम लोग कहेंगे जीन्स कोई हेरिडेटरी की कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए कोई चीज़ होते हैं। वो डीएनए का एक पार्ट होता है। दो आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग सो दैट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग चेंजेस फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, सो हम कहेंगे the process of passing of hereditary characters from parents to offspring is called heredity. The process of passing of characters from parents to offspring is called heredity. So the small difference between the characters of the individual within the same species is called variation. तुम लोग देखो फादर्स मदर ये दोनों का कॉली स्टेट है यार। इनसे जो बच्चा पैदा होता है इसका अगर कल्ली हेयर हुआ, हम कहेंगे भाई पापा मम्मी का तो स्ट्रेट हेयर था, इसका कल्ली हेयर क्यों हुआ? अरे ये तो सब चीज़ में पापा मम्मी के साथ सिमिलर है, वो हेयर में थोड़ा अलग होता है। ऐसे
हम आँख के बारे में बताएंगे, जैसे ऐश्वर्या राय का आँख और ये होता है ऋतिक रोशन का आँख। वो क्या होता है, ये इनका आँख होता है माने ब्लू नहीं होता है, वो इनका आँख होता है कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का आँख। तब इसका कहना मतलब वो सब चीज़ में अपना पेरेंट्स के साथ समान होते हैं, लेकिन आँख का रंग थोड़ा अलग होता है। सो सच चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएशन। सो यू शुड बी क्लियर। कोई भी कैरेक्टर हम लोग के पास फादर मदर से आते हैं, वो कैरेक्टर आने के बाद भी थोड़ा बहुत कभी डिफरेंस रहता है हम लोग का बॉडी फीचर में। दोज थिंग इज नोन एज वेरिएशन। सो वेरिएशन इज द स्मॉल चेंज एमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। देन एक चीज आई विल completely teach according to the syllabus as well as pattern of question in examination. Okay, next one, what is genetic engineering? The branch of engineering in which the genetic constitution of an organism can be changed. The branch of engineering which deals with the change of the genetic constitution of an organism by introducing new genes. मतलब जो पैसा वाले लोग वो सोचते हम लोग का बच्चों को हम एक साइंटिस्ट बनाएंगे, भले पापा मम्मी साइंस का एस अक्षर भी जानते नहीं, लेकिन इसका बच्चों को बनाना चाहते हैं, इनके पास पैसा है। वो क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कहेंगे भाई मेरा हम लोग का पैसा है, पास पैसा है, दुनिया में सब चीज़ होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तब हम पैसा देके नया जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, इनका जेनेटिक्स का गठन या कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज कर देंगे, ताकि हम लोग के पास दिमाग नहीं होने पर भी हम एक बच्चा पैदा करेंगे वो साइंटिस्ट। ओके, सो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम कभी चेंज भी कर सकते। ये जो डील करता है इसका ऊपर उससे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दैट नेक्स्ट वन, जेनेटिक काउंसिलिंग। Genetic counseling is one aspect of genetic engineering in which the newly married couples visit to the specialist thinking that any possibility that might appear in their offsprings due to change in genes। मतलब तब इनका बच्चों के पास शायद कुछ नया लक्षण आ जाएगा, वो नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रत्येक महीना में या अगेन एंड अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक काउंसिलर के पास और जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास वो कंसल्ट करते हैं, उससे कहा जाता जेनेटिक काउंसलिंग। क्लियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस होता है, इसी में न्यू जीन, जेनेटिक काउंसिल में न्यू जीन इंट्रोड्यूस नहीं होता है, खाली हम देखते हैं कुछ अगर जीन्स का कुछ चेंज हो गया, हम चेंज होना नहीं चाहते, इसीलिए हम टाइम टू टाइम स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करते, उससे कहा जाता जेनेटिक काउंसलिंग। अच्छा, देन कैरेक्टर। ज़्यादातर बच्चों ये चीज़ में ज़्यादा फंसते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, आलीली क्या होता है। I think I will clear you. Okay, character. It is the inhabitable feature of an individual. भाई inhabitable feature क्या होता है? फीचर होता है पहचान। Inhabitable किसी से हम लाए हैं, हम किसी से लाएंगे, पापा मम्मी से लाएंगे। सो पेरेंट्स से जो फीचर हम लाते हैं उससे कहा जाता कैरेक्टर। ओके, देखो तो पूरा ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम लोग अगर फ्यूचर में एक अच्छा आदमी बनेंगे या एक तुम बिगड़ जाएंगे, अच्छा आदमी बन सकते, बिगड़ जा भी सकते हैं। तब तुम्हारा फ्यूचर एक कैरेक्टर होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज योर कैरेक्टर व्हिच हैज टू साइड्स। क्या होता है?
तुम फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, बिगड़ जा सकते हैं, अच्छा आदमी बन सकते हैं। ये जो दो चीज़ हुआ, इससे कहा जाएगा ट्रेट। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, तुम एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में हो सकता तुम पास करेंगे या फेल होंगे। तब एग्ज़ाम देना, अपीयरेंस ऑफ एग्ज़ाम इज द कैरेक्टर व्हिच यू आर अपीयरिंग। ओके, तो ट्रेट हुआ क्या, तुम फेल भी हो सकते और पास भी हो सकते। सो टू फॉर्म ऑफ एन कैरेक्टर इज कॉल्ड, क्या होता है, ट्रेट। ओके, तो कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर इज द फीचर, हेरिटेबल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। वो दूसरों से जो फीचर हम लाते हैं उससे कैरेक्टर बोलते हैं। वो कैरेक्टर में का दो रूप होता है, उससे कहा जाता ट्रेट। ओके, कैरेक्टर के बाद हो गया ट्रेट। देन मैंने कहा ये कैरेक्टर या ट्रेट, ये इसको कंट्रोल करने वाला जो नायक या महानायक होता है वो कौन होता है, जीन होता है। वो जीन कहाँ पे होता है भाई, इसमें होता है, डीएनए में होता है, डीएनए फिर क्रोमैटिन फाइबर में होता है, इसका मतलब वो क्रोमोसोम में होता है। तब ये हम बोल सकते जीन क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट है, बा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, बा क्रोमैटिन फाइबर का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, देन जीन, ध्यान से सुनो, जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एलीली। ओके, बी क्लियर, कैरेक्टर देन ट्रेट देन एलीली। कैरेक्टर का दो रूप होता है, एग्जाम में पास भी हो सकते, फेल भी हो सकते। ओके, वो हो गया ट्रेट। ओके, तो जीन, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, जीन होता है। तो जीन का भी दो रूप होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एलीली। जो कैरेक्टर का दो साइड होता है, दो फीचर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पास एक फेल, वो पास और फेल को कंट्रोल करने वाला, इसका भी दो रूप होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलीली। सो बी क्लियर अबाउट कैरेक्टर, अबाउट ट्रेट एंड अबाउट एलीली। ओके, सो इतना हो गया। देन आई कैन से genotype and phenotype. I am strictly following the examination pattern. Many times it is asked to define the following genotype and phenotype. Genotype, the genetic constitution of an organism is called genotype. Constitution मतलब गठन. The genetic constitution of an organism is called genotype. मैंने कहा था एक जीन का दो रूप होता है, जैसे RR, इसका कहने का मतलब एक जीन जो हम लोग का हेयर को कलर को, जो एक कलर एक कैरेक्टर होता है, इसका दो रूप होता है। आइदर वाइट हो, रेड हो सकता, ब्लैक हो सकता, ये दोनों ट्रेट होते हैं। वो ये दो ट्रेट को जो कंट्रोल करने वाला वो जीन होता है। ये जीन का भी दो रूप होना चाहिए। वो हो गया, एक रेड को कंट्रोल करता, एक वाइट को कंट्रोल करता, उन्हें कहा जाता एलीली। ओके, सो ये जो कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि ये जो एक जीन का दो एलीली, एक कैपिटल आर एक कैपिटल आर, यहाँ पे एक स्मॉल आर, यहाँ पे एक कैपिटल आर, स्मॉल आर। ओके, ये हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। देन फेनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी जेनेटिकली कंट्रोल्ड। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी जेनेटिकली कंट्रोल्ड। हम जो देखते हैं, अच्छा, एक फूल का रंग के बारे में हम बताएंगे। फूल का कलर होता है कैरेक्टर। ये क्या होता है, आइदर एक वाइट फूल जन्म हो सकता या एक रेड फ्लावर भी जन्म हो सकता। तब हम ऑब्जर्व करेंगे जो एक माने ये जो दो फूल माने दो अल्टरनेटिव होता है, वाइट फूल भी एक माने प्रोडक्शन हो सकता, व रेड फूल भी आ सकता। इन दोनों में
हम ऑब्जर्व किए, अरे ये जो दो पेरेंट्स थे, एक फूल माने ये जो दो प्लांट थे, इससे जो फूल जन्म हुआ, ये दो प्लांट का तो फूल रेड थे, तो जन्म होने के बाद कौन सा फूल हमें मिला? वो रेड मिला। तब हम ऑब्जर्व किए ये रेड। कोई कहा ना मुझे ब्लू मिला, ओ ब्लू मिला। तब ये हम ऑब्जर्व किए, पापा मम्मी के पास जो फूल था वो था रेड, जन्म हुआ जो फूल वो हो गया ब्लू। तब हम ऑब्जर्व किए यहाँ ब्लू, अरे ये रेड और एक का एक ब्लू ऐसे कैसे चेंज हुआ? वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो जीन क्या किया, जीन का कोई अदल बदल हो गया ताकि हमें वो रिजल्ट मिला। ओके कहेंगे फेनोटाइप। सो जेनोटाइप, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। फेनोटाइप, द observable characteristics of an organism which can be genetically controlled is called phenotype. Then homozygous and heterozygous। देखो होमो माने एक प्रकार, होमोजाइगस organisms by individual carrying two identical alleles, alternative form of gene is called alleles। organisms having two identical alleles are called is called homozygous। organisms having two identical alleles is called homozygous। एग्जाम्पल कैपिटल आर, ये एक जीन का मैंने कहा दोनों कैपिटल आर, ये एक्चुअली डोमिनेंट होते हैं, ये रिसेसिव होता है। जस्ट इसके बाद मैं जानकारी दूंगा। आइडेंटिकल एलीली, organism which don't have the identical alleles, तब डिफरेंट एलीलीज, सपोज लाइक दिस इज हेटेरोजाइगस। सो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमो माने एक प्रकार, हेटेरो माने अलग। ओके तो इसके बाद फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। मैंने कहा था फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। फेनोटाइप एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को जो चेंज होता, जो कैरेक्टर है, उसे फेनोटाइप कहेंगे। सो फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, एक चीज़ मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ ना। फेनोटाइप जेनोटाइप तो कंप्लीट है ना। देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सॉरी डोमिनेंट, अच्छा, एन allele that influence the appearance of the phenotype, एन allele that influence the appearance of the phenotype। हम जो चीज़ देखेंगे इसका appearance को जो कंट्रोल करेगा उससे कहा जाता डोमिनेंट। एग्जाम्पल लाइक दिस, आर कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तब ये कैपिटल आर को कहा जाएगा डोमिनेंट। इसका मतलब ये बोथ रेड। तुम लोग का दिमाग में एक चीज़ आएगा, ये आर तो दोनों एक जीन का दो रूप होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर हुआ मतलब ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। इसका मतलब वो ये प्योर, इसका मतलब ये हाइब्रिड, मतलब ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये इसको सप्रेस किया, तब इसलिए इसका लक्षण प्रकाश हुआ, इसका लक्षण प्रकाश नहीं हो पाएगा। तब ये रिसेसिव, लेकिन ये भी, ये जो फूल जन्म लेता है ये भी रेड ले आएगा, ये भी रेड आएगा, लेकिन ये हाइब्रिड रेड, ये क्या होता है डोमिनेंट रेड, जो प्योर रेड। देन रिसेसिव, दो एलीली व्हिच इज सप्रेस्ड, जो सप्रेस्ड होता है आर, मतलब ये क्या होता है जो सप्रेस्ड होता है उससे कहा जाएगा रिसेसिव। रिसेसिव एलीली, एक्चुअली दो रिसेसिव एलीली एक जगह में रहेंगे, माने डोमिनेंट में एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता, लेकिन रिसेसिव एलीली जो प्रकाश होंगे तब दोनों माने सिमिलर होना चाहिए, ताकि इस जब दोनों सिमिलर होंगे तब रिसेसिव एलीली का प्रकाश होगा, नहीं तो रिसेसिव एलीली नेक्स्ट जनरेशन में प्रकाश नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके, सो डोमिनेंट एलीली, रिसेसिव एलीली, ये कंप्लीट। देन अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम तो जानते हैं, तो फादर और मदर ये दोनों में से जो बच्चे पैदा होंगे तब हम लोग के पास
एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वी विल डील विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फादर और मदर मेल गामेट फीमेल गामेट के साथ फ्यूज होगा तब जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, तब ये जो होता है ऐसे प्लांट में भी वही होता है। तो प्लांट में भी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, तब ये पोलन ग्रेन आके इसका ओवरी का अंदर वो जो पास करेगा ओवरी के पास पहुंचेगा, तो अब वहाँ मेल गामेट फीमेल गामेट फ्यूज होगा, सो नया प्लांट जन्म लेता है। सो ये हम बोलने के पहले तब इसके बारे में फर्स्ट जो बताए थे ये ग्रेगर मेंडल। सो मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने एक्चुअली एक मॉन्क थे, एक वो उद्यान में और एक गार्डन में वो रिसर्च करते करते उन्हें बहुत चीज़ पता हो गया। वो ये सब चीज़ जो पता हुआ वो 3 लॉ दिए थे, उन्हें कहा जाता मेंडल्स लॉ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स सेकेंड लॉ, मेंडल्स थर्ड लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो मेंडल्स के बारे में मैं तुम लोग को बताऊंगा। मेंडल चूज किए थे 2 प्लांट, वो जो प्लांट उससे कहा जाता गार्डन पी, पिजम सैटिवम इसका बायोलॉजिकल नेम। सो नाउ आई विल टीच यू अबाउट मेंडल्स। एक्चुअली ग्रेगर जोहान्स मेंडल, JOHANNES, he is known as the father of genetics. He is the first man to give the concept that genes are hereditary vehicles and are responsible for the transmission of parental behaviors in offsprings. ओके, उन्होंने एज आई टोल्ड यू एक मॉन्क थे। तो अब एक गार्डन में वो क्या किए, वो देखे बहुत सा वेराइटी का प्लांट था। तब इनका बहुत ही इच्छा था वो ये जीन के बारे में स्टडी करने के लिए। तब उससे उन्हें क्या हुआ, मोटर प्लांट जो ग्रीन पी जिसको बोलते बायोलॉजिकल नाम पिजम सैटिवम, तो उसी को चुने। तब बहुत सा प्लांट था, व्हाई ही चूज द ग्रीन पी और पिजम सैटिवम। सो इन पिजम सैटिवम और ग्रीन पी he found that many varieties were available in alternative form of character. Many varieties were available in alternative form of character. तो पिजम सैटिवम का ऑल्टरनेटिव फॉर्म का कैरेक्टर में बहुत सा वेराइटीज अवेलेबल था। वेराइटीज वेयर अवेलेबल इन प्योर ब्रीड। इसका मतलब सेम टाइप विल बी फाउंड जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। तब प्योर और कभी इम्प्योर नहीं, वो हाइब्रिड नहीं। तब इसीलिए ये स्टडी करने पर उससे हाइब्रिड नहीं मिलेगा, सेम टाइप जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन मिल सकता था। इसीलिए वो ग्रीन प्लांट को चूज किए। एक्चुअली नेक्स्ट होता है नॉर्मली द ग्रीन पीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स एक फूल में, एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। ओके, बट इट कुड बी डन क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली। तब देखे आर्टिफिशियली इसको भी क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। तब वो तो सेल्फ पॉलिनेशन में पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नॉर्मली करता है, लेकिन वो आर्टिफिशियली भी क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। इसके बाद वो देखे ये होता है तो एनुअल प्लांट मीन्स इट इज पॉसिबल स्टडी द प्लांट्स विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो generation to generation within short interval of time it could be easily studied because those are annual plants. So ये भी देखे there are 7 constructing character. तो अब 7 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर था किसी में, वो पी प्लांट में। वो क्या क्या 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर? फर्स्ट होता है हाइट, स्टेम हाइट, आइदर टॉल या ड्वार्फ
टॉल हो सकता, ड्वार्फ भी हो सकता, फ्लावर कलर रेड भी हो सकता, वाइट भी हो सकता, फ्लावर पोजीशन एक्सियल भी हो सकता, टर्मिनल भी हो सकता, मतलब ब्रांच में हो सकता फूल या सीधा स्टेम में भी हो सकता फूल। सो एक्सियल फूल हो सकता या टर्मिनल फूल भी हो सकता। पॉड शेप फूल या कंस्ट्रिक्टेड मतलब लाइक दिस क्रेस्ट ट्रो इसी टाइप का होता है कंस्ट्रिक्टेड, या फुल साइज भी हो सकता। देन सीड शेप राउंड या रिंकिल्ड, पूरा राउंड हो सकता, कभी रिंकिल्ड भी हो सकता। ओके, देन सीड कलर येलो या ग्रीन। सो इसी टाइप का 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इसी में था। वो एनुअल प्लांट था, वो प्योर ब्रीड में अवेलेबल था। तो ये सब कॉज के लिए उन्होंने ग्रीन प्लांट को चूज किए थे। तो अब ग्रीन प्लांट चूज करने के बाद वो क्या किए थे, 3 लॉ उससे निकाले थे। मैंने जो कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो 3 लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज एक चीज़ और एक अलग चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम लोग के पास ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम के बारे में, ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोजोम, 46 मीन्स 23 पेयर्स। आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स, मतलब दे, और 2 पेयर्स होता है सेक्स क्रोमोजोम्स और एलोजोम्स। ऑटोजोम का कोई लेना देना नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो भाग नहीं लेते। ओके, लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते। अगर मैं मेल फीमेल बताऊंगा, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। मेल का क्रोमोजोम में क्या होता है, एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। सो मेल में जो स्पर्म होगा इसमें रहेगा एक्स और वाई क्रोमोजोम, इसमें ये जो एग होता है फीमेल का, इसमें रहता है एक्स और एक्स। हम ज़्यादातर टाइम औरत लोग का ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मेरा बेटा होना था लेकिन बेटी हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ। इसका मतलब औरत लोग का ऊपर इल्ज़ाम लगाना, दिस इज ए कॉमन ट्रेडिशन इन इंडियन फैमिली, बिकॉज वो सोचते हैं वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में बेटी पैदा हुआ वो औरत के वजह से। एक्चुअली वो बात नहीं, दैट इज ए चांस गेम। वो क्या होगा किसी को पता नहीं, ना इसमें औरत रेस्पॉन्सिबल ना इसमें जेंट्स रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जो एक्स के साथ मिलता है वो क्या होता है, बेटी पैदा होता। वाई एक्स के साथ मिलता है तो बेटा पैदा होता। लेकिन फीमेल में हकीकत में दोनों एक्स है, मेल का एक एक्स एक वाई होता है। भाई तुम्हारा एक वाई होने के कारण वो ये मेरा तो एक्स ही था, एक्स की ही था, तुम्हारा वाई मेरे साथ मिला नहीं इसीलिए बेटा नहीं हुआ। लेकिन हम अननेसेसरली जो माने रेस्पॉन्सिबल करते औरत लोग को, वो बात नहीं। एक्चुअली एक्स के साथ मिलने के बाद बेटा होता है, वाई एक्स के साथ मिलने के बाद क्या होता है ना, बेटी होता है। एक्स के साथ मिलने के साथ, एक्स वाई के साथ मिलने के साथ बाद बेटी होता है। तो इसीलिए दिस इज ए चांस गेम, सो नो बडी इज रेस्पॉन्सिबल आइदर मेल और फीमेल। ओके, so up to this part completed, I think you will fundamentally clear about that portion what I taught today. In next class I will complete the 3 laws of Mendel's, then after this chapter we will complete. Okay, so exam pattern question I will also discuss, because I am somewhat acquainted with ICSE question pattern. So about CBSE I have no idea, but about ICSE question pattern I am so somewhat acquainted. So hope you will be benefited from this topic today. So waiting for the next class. Thank you very much.